बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन क्लास करेंगे। और इंट्रोडक्शन क्लास में देखिए हम लोग क्या पढ़ रहे हैं। देखिए बायोलॉजी को हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, जीव विज्ञान कहते हैं। ठीक है, बायोलॉजी को हम लोग जीव विज्ञान कहते हैं। आज हम लोग बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। चूँकि हम लोग अगर कोई चीज़ पढ़ते हैं तो उससे पहले अगर उसका इंट्रोडक्शन जान जाते हैं, परिचय जान जाते हैं, तो हमको बेहतर होता है। ठीक है, तो आज हम बायोलॉजी के बारे में जानेंगे कि बायोलॉजी शब्द कहाँ से आया, बायोलॉजी शब्द का प्रथम प्रयोग कौन किया, फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है, कितना भाग है, ये सारी बात को हम इस वीडियो में जानेंगे। इसके बाद जो है कि नेक्स्ट वीडियो जो रहेगा वो आपका क्लास वाइज रहेगा। ठीक है, तो बायोलॉजी शब्द जो है 2 ग्रीक शब्द से बना है। एक का नाम है बायोज और दूसरा का नाम है लोगस। ठीक है, बायोज और लोगस 2 शब्दों से मिलकर बायोलॉजी शब्द का निर्माण हुआ है। बायोज का अर्थ होता है लाइफ और लोगस का अर्थ होता है स्टडी। लाइफ मतलब जीवन और स्टडी मतलब अध्ययन करना, अर्थात जीवन का अध्ययन करना। ये बायोज और लोगस जो है, ये शब्द जो है, ये ग्रीक भाषा का शब्द है। किस भाषा का? ग्रीक भाषा का। ये ग्रीक वर्ड है, समझे? ये कौन सा वर्ड है? ग्रीक वर्ड है। तो बायोज मतलब क्या हो गया? लाइफ मीन्स जीवन, और लोगस मीन्स स्टडी अर्थात अध्ययन करना। तो बायोलॉजी को इसीलिए हम लोग लाइफ साइंस भी कहते हैं। बायोलॉजी को हम लोग क्या कहते हैं? लाइफ साइंस भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें लाइफ के बारे में अध्ययन कराया जाता है। अब फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है? इसको देखिए, फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ बायोलॉजी एरिस्टोटल। एरिस्टोटल को फादर ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है। इसको हिंदी में अगर लिखेंगे तो जीव विज्ञान के जनक, जीव विज्ञान के जनक या पिता भी कह सकते हैं, जनक या पिता अरस्तु। अरस्तु को हिंदी में अरस्तु और अंग्रेजी में इसको एरिस्टोटल लिखते हैं। कंफ्यूज नहीं होइएगा कि अंग्रेजी में एरिस्टोटल लिख दिए और हिंदी में अरस्तु लिख दिए। ठीक है, तो आप लोग देख लिए बायोलॉजी 2 शब्द से बना है, बायोज और लोगस। बायोज मीन्स लाइफ और लोगस मीन्स स्टडी अर्थात अध्ययन करना। इसीलिए बायोलॉजी को लाइफ साइंस भी कहते हैं। तो फादर ऑफ बायोलॉजी क्या हो गया? एरिस्टोटल हो गया। यानी जीव विज्ञान के जनक कौन हो गए? अरस्तु हो गए। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इससे हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब इससे आगे बढ़ने के दरमियान में हम करते हैं कि अब डिफिनेशन जानेंगे, बायोलॉजी का डिफिनेशन क्या होता है। ठीक है, बायोलॉजी का डिफिनेशन क्या होता है, परिभाषा क्या होता है। तो हम लोग बायोलॉजी का डिफिनेशन पढ़ते हैं। बायोलॉजी इज दैट ब्रांच ऑफ साइंस in which we study all living things। इसको हिंदी में हम लिख सकते हैं, जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है, जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत, जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत समस्त सजीव वस्तुओं का अध्ययन किया जाता है। सजीव वस्तुओं का क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है। ठीक है, सजीव वस्तुओं का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, फादर ऑफ बायोलॉजी जान गए अरस्तु,
और बायोलॉजी का परिभाषा हम जान गए कि बायोलॉजी इज़ दैट ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी ऑल लिविंग थिंग्स। जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत समस्त सजीव वस्तुओं का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, अब देखिए बायोलॉजी शब्द का प्रथम प्रयोग कौन किया था। बायोलॉजी शब्द का प्रथम प्रयोग लैमार्क, दो वैज्ञानिक थे, एक का नाम था लैमार्क और दूसरे का नाम था ट्रेविरेनस। लैमार्क और ट्रेविरेनस नामक वैज्ञानिक ने किया था। लैमार्क और ट्रेविरेनस नामक वैज्ञानिक ने किया था। लैमार्क जो है ये फ्रांस के वैज्ञानिक थे और ट्रेविरेनस जो थे ये जर्मनी के रहने वाले थे, ये ख्याल रखेंगे आप। ठीक है, लैमार्क कहाँ के रहने वाले थे, फ्रांस के, और ट्रेविरेनस जर्मनी के रहने वाले थे। इन्होंने 1802 ईस्वी में बायोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था। कितना ईस्वी में, 1802 ईस्वी में। ये भी आप लिख सकते हैं। बायोलॉजी इज़ दैट ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी ऑल लिविंग थिंग्स। जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत समस्त सजीव वस्तुओं का अध्ययन किया जाता है। बायोलॉजी शब्द का प्रथम प्रयोग लैमार्क और ट्रेविरेनस नामक वैज्ञानिक ने किया था। लैमार्क फ्रांस के रहने वाले थे और ट्रेविरेनस कहाँ के रहने वाले थे, जर्मनी के रहने वाले थे। इन्होंने 1802 ईस्वी में बायोलॉजिक्स को बायोलॉजी कहा था। ठीक है, अब बायोलॉजी के बारे में हम जानेंगे कि बायोलॉजी का कितना भाग होता है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो बायोलॉजी का फिलहाल 2 ब्रांच होता है, जूलॉजी और बॉटनी। जूलॉजी शब्द जो है ये किससे बना है और बॉटनी शब्द किससे बना है, इसको ठीक से समझना है। तो जूलॉजी शब्द जो है ये जियोन से बना है और लोजी, जू शब्द जियोन से आया है और लोजी जो है लोगस से बना है। ठीक है, तो जियोन दैट मीन्स एनिमल यानी पशु या जानवर, और लोगस यानी स्टडी यानी अध्ययन। ठीक है, तो नाम से स्पष्ट है, जूलॉजी जियोन लोगस यानी एनिमल स्टडी, अर्थात जिसमें हम लोग जानवरों के बारे में अध्ययन करेंगे उसको हम लोग जियोलॉजी कहेंगे। ठीक है, बॉटनी का हिंदी होता है, जूलॉजी का हिंदी आपको जंतु विज्ञान हो गया, लिख सकते हैं, और बॉटनी का हिंदी हमको वनस्पति विज्ञान या पादप विज्ञान, वनस्पति विज्ञान या पादप विज्ञान। ठीक है, बॉटनी का मतलब क्या हुआ, वनस्पति विज्ञान या पादप विज्ञान। ठीक है, बॉटनी शब्द की उत्पत्ति बॉस्किन से हुई है, BOSKEIN, बॉस्किन से हुई है, जिसका अर्थ होता है चरना। तो किसको चरता है जानवर से, घास फूस को, पेड़ पौधा को। तो इसमें हम लोग वनस्पति के बारे में जानते हैं और इसमें हम लोग जानवर के बारे में पढ़ते हैं, जंतुओं के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो फादर ऑफ जूलॉजी अगर आपसे पूछेगा, फादर ऑफ जूलॉजी, तो फादर ऑफ जूलॉजी जो बायोलॉजी का फादर है वही जूलॉजी का फादर है, यानी एरिस्टोटल। और फादर ऑफ बॉटनी यानी बॉटनी के पिता, यानी पादप विज्ञान के पिता या जनक, ये पूछता है अगर, तो थियोफ्रेस्ट को फादर ऑफ बॉटनी कहते हैं। फादर ऑफ बॉटनी किसको कहते हैं, थियोफ्रेस्ट को। और फादर ऑफ
जूलॉजी किसको कहेंगे? एरिस्टोटल यानी अरस्तु को। फादर ऑफ बायोलॉजी भी अरस्तु को कहेंगे और फादर ऑफ जूलॉजी भी अरस्तु को कहेंगे। लेकिन फादर ऑफ बोटनी जो है हम थियोफ्रेस्ट को कहेंगे। अब हम इसका जूलॉजी और बोटनी का हम धीरे धीरे इसका डेफिनेशन जानेंगे, ठीक है। इंट्रोडक्शन में आगे हम लोग देखते हैं। अब जूलॉजी का हमको इंट्रोडक्शन देखना है। तो जूलॉजी के बारे में हम पढ़ेंगे। जूलॉजी इज दैट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, चूँकि बायोलॉजी का भाग है और बायोलॉजी साइंस का भाग है और जूलॉजी बायोलॉजी का भाग है, ठीक है। जूलॉजी इज दैट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी ऑल एनिमल किंगडम। इसको आप हिंदी में लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, जंतु विज्ञान जीव विज्ञान की वह शाखा है, जंतु विज्ञान जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत समस्त जंतु जगत या पशु जगत का अध्ययन किया जाता है। जंतु जगत का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। जूलॉजी इज दैट ब्रांच ऑफ साइंस, जूलॉजी इज दैट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी ऑल एनिमल किंगडम। जंतु विज्ञान जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत समस्त जंतु जगत का अध्ययन किया जाता है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको लिख लीजिए। अब इससे आगे हम बताएंगे बॉटनी के बारे में, ठीक है। देख लीजिए इसको। तो हम क्या बताएं पहले, सबसे पहले बायोलॉजी के बारे में बताएं, बायोलॉजी का के फादर के बारे में बताएं, बायोलॉजी शब्द का प्रयोग किसने किया था प्रथम प्रयोग, और बायोलॉजी शब्द की उत्पत्ति किससे हुई ये बताएं। इसके बाद हम जूलॉजी के बारे में गए, जूलॉजी का शब्द का उत्पत्ति कहाँ से हुआ और जूलॉजी का हम डिफिनेशन जान रहे हैं। और फादर ऑफ जूलॉजी भी एरिस्टोटल को कहा जाता है और फादर ऑफ बोटनी जो है वो किसको कहा जाता है? थियोफ्रेस्ट को कहा जाता है। अब बोटनी का डिफिनेशन जानना है आगे, तो देखिएगा। बोटनी इज दैट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, इसमें भी हमको लिखना है ब्रांच ऑफ बायोलॉजी क्योंकि बायोलॉजी का ही भाग है। इन विच वी स्टडी ऑल प्लांट्स किंगडम। बोटनी इज दैट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी ऑल प्लांट्स किंगडम। इसको हिंदी में लिखेंगे वनस्पति विज्ञान जीव विज्ञान की वह शाखा है, वनस्पति विज्ञान जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत वनस्पति विज्ञान जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत समस्त का अध्ययन जिसके अंतर्गत समस्त पादप जगत का अध्ययन किया जाता है या हम लोग अध्ययन करते हैं। जैसा लिखिए आप, ठीक है। हिंदी में इस तरह से लिख सकते हैं, इंग्लिश में उस तरह से, ठीक है। बोटनी इज दैट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी ऑल प्लांट्स किंगडम। वनस्पति विज्ञान या पादप विज्ञान जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत समस्त पादप जगत या वनस्पति जगत या पेड़ पौधे का जगत का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। आप लोग देख लिए, ये बोटनी का था। जूलॉजी का वैसे हम लोग जानते हैं दो भाग है, एक का नाम जूलॉजी है, दूसरा का नाम बोटनी है। अब जूलॉजी और बोटनी के अंदर में भी कुछ अलग अलग विभाग है, उस विभाग का नाम हम बोर्ड पे लिखे हुए हैं, इसको हम आज बताएंगे, ठीक है।
अगर आप कोई मेडिकल कॉलेज चले जाइए या कोई अच्छा सा अस्पताल चले जाइए, वहाँ पर जो है ना आपको देखने को मिलेगा कि हेमाटोलॉजी, कार्डियोलॉजी, हाँ अलग अलग विभाग है, तो यूरोलॉजी, तो इन तमाम विभागों का क्या मतलब होता है उसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आज देखिए कि यहाँ पर सबसे पहले हम लोग लिखे मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है आकारिकी। मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या होता है? आकारिकी। टैक्सोनॉमी, वर्गीकरण। टैक्सोनॉमी मतलब वर्गीकरण। साइटोलॉजी, कोशिका विज्ञान। साइटोलॉजी, कोशिका विज्ञान। फिजियोलॉजी, भौतिक विज्ञान। फिजियोलॉजी, भौतिक विज्ञान। एम्ब्रायोलॉजी, भ्रूण विज्ञान। एम्ब्रायोलॉजी, भ्रूण विज्ञान। जेनेटिक्स, आनुवंशिकी। जेनेटिक्स, आनुवंशिकी। हिस्टोलॉजी, उत्तक विज्ञान। हिस्टोलॉजी को हिंदी में क्या कहते हैं? उत्तक विज्ञान। हेमाटोलॉजी, रक्त विज्ञान। हेमाटोलॉजी को रक्त विज्ञान कहते हैं। बैक्टीरियोलॉजी को जीवाणु विज्ञान कहते हैं। बैक्टीरियोलॉजी को क्या कहते हैं? जीवाणु विज्ञान कहते हैं। वायरोलॉजी, विषाणु विज्ञान। वायरोलॉजी, विषाणु विज्ञान। पेडोलॉजी, मृदा विज्ञान। इवोल्यूशन, विकास। पोमोलॉजी, फल विज्ञान। पोमोलॉजी, फल विज्ञान। एस्पर्मोलॉजी, बीज विज्ञान। एस्पर्मोलॉजी, बीज विज्ञान। एंथ्रोलॉजी, पुष्प विज्ञान। एंथ्रोलॉजी, पुष्प विज्ञान। ये आपको बायोलॉजी का कुछ महत्वपूर्ण टर्म है, इसको आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, इससे भी आगे होता है, हम फिलहाल आपको 15 लिख के दिए हैं। मॉर्फोलॉजी, टैक्सोनॉमी, साइटोलॉजी, फिजियोलॉजी, एम्ब्रायोलॉजी, जेनेटिक्स, हिस्टोलॉजी, हेमाटोलॉजी, बैक्टीरियोलॉजी, वायरोलॉजी, पेडोलॉजी, इवोल्यूशन, पोमोलॉजी, एस्पर्मोलॉजी, एंथ्रोलॉजी। ठीक है, अब इसका हिंदी आकारिकी, वर्गीकरण, कोशिका विज्ञान, भौतिक विज्ञान, भ्रूण विज्ञान, अनुवांशिकी, उत्तक विज्ञान, रक्त विज्ञान, जीवाणु विज्ञान, विषाणु विज्ञान, मृदा विज्ञान, विकास, फल विज्ञान, बीज विज्ञान, पुष्प विज्ञान। ठीक है, इसको आप देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और मेरे चैनल पर नए हैं तो क्या कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ तो वहीं पर बेल आइकन होगा उसको दबा दीजिएगा। चलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। क्लास के बच्चे हैं, अब हम लोग पढ़ते हैं साइंस, बायोलॉजी पढ़ते हैं, और 11th क्लास का आज हम पहला चैप्टर पढ़ा रहे हैं। और पहला चैप्टर में हम लोग जानेंगे सजीव के बारे में, और सजीव के मुख्य लक्षण के बारे में, विशिष्ट लक्षण के बारे में, और उसके बाद उससे आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो आज देखिए, सबसे पहले हम पढ़ा रहे हैं यहाँ पर सजीव। सजीव क्या है? ठीक है, हम लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, सजीव, निर्जीव, ये सब हम लोग 4-5 क्लास में पढ़े थे। लेकिन यहाँ पर जो पढ़ने का कुछ मकसद है वो कुछ अलग है। ठीक है, यहाँ बचपन में जो हम लोग पढ़े थे सिर्फ इतना जानते थे, जो सांस लेता है, जो वृद्धि करता है, और जिनमें रिप्रोडक्शन होता है, वही सजीव है। ठीक है, लेकिन अब जो हम लोग पढ़ेंगे, देखिए सजीव के बारे में क्या पढ़ते हैं, इसको ठीक ठीक समझना है। तो सजीव के बारे में हम पढ़ते हैं। देखिए, सजीव लिविंग है ना, जिनमें विभिन्न जैविक क्रियाएं जैसे पोषण, श्वसन, उपापचय, गति, उत्सर्जन, वृद्धि, जनन आदि क्रियाएं होती है, वे सजीव कहलाते हैं। तो सजीव के बारे में हम क्या पढ़े? जिनमें विभिन्न जैविक क्रियाएं जैसे पोषण, श्वसन, उपापचय, गति, उत्सर्जन, वृद्धि, जनन आदि क्रियाएं होती है, वे क्या कहलाते हैं? सजीव कहलाते हैं। या वे जिनमें स्वप्रकृति विकासशील या स्वनियमनकारी पारस्परिक क्रियाशील तंत्र है, जो बाह्य उद्दीपनों के प्रति अनुक्रिया की क्षमता रखते हैं, सजीव कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? सजीव कहलाते हैं। ठीक है, अब देखिए सजीव का कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, सजीवों के लक्षण। सजीवों के लक्षण में सबसे पहला लक्षण हम लोग वृद्धि पढ़ रहे हैं। वृद्धि को इंग्लिश में ग्रोथ कहते हैं। जीवों के आकार, भार एवं संख्या में बढ़ोतरी को वृद्धि कहते हैं। जीवों के आकार, भार एवं संख्या में बढ़ोतरी को वृद्धि कहते हैं। जैसे मनुष्य का लंबाई बढ़ना, है ना, वजन बढ़ना इत्यादि। तो हम लोग अब जानेंगे कि वृद्धि जो है ये सजीव का खास लक्षण है, मुख्य लक्षण है, विशिष्ट लक्षण है या नहीं है। ठीक है, इसके लिए देखिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि ठीक है, कुछ निर्जीव भी जो है जैसे वो भी वृद्धि करते हैं। कुछ निर्जीव भी वृद्धि करते हैं। नोट में लिखेंगे, देखिए कुछ हम आपको बता रहे हैं, कुछ निर्जीव भी वृद्धि करते हैं। प्रत्येक स्टेप का आप लोग क्या करते जाइएगा, स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा। ठीक है, कुछ निर्जीव भी वृद्धि करते हैं। तो कैसे, कौन निर्जीव वृद्धि करते हैं उसके बारे में समझना। जैसे पर्वत का टीला, है ना, जैसे पर्वत, रेत के टीले, रेत के टीले इत्यादि, है ना। पर्वत भी जो है वो भी अपना
लंबाई बढ़ते जाता है। रेत का टीला देखिएगा, कहीं आप बालू का टीला जमा हुआ देखे होंगे, वो धीरे कभी तभी पहले थोड़ा छोटा था, वो धीरे धीरे बढ़ता गया, है ना, बालू पर बालू जमते गया, बालू पर बालू जमते गया, तो वो बड़ा होता गया। ये रेत का टीला है, ठीक है, रेत का टीला ये बढ़ते गया। या फिर पर्वत की भी ऊंचाई जो है बढ़ते जाती है। तो क्या पर्वत या रेत का टीला सजीव हो गया? नहीं हुआ ना, ठीक है, वो सजीव नहीं हुआ। तो सजीवों के लक्षण में जो हम लोग पढ़ते हैं विशिष्ट लक्षण, ये नहीं आता है। वृद्धि जो है सजीवों का विशिष्ट लक्षण नहीं है, क्योंकि निर्जीव पदार्थ भी, कुछ निर्जीव पदार्थ भी वृद्धि करते हैं, जैसे कि रेत के टीले या पर्वत। तो इसीलिए ये जो है क्या है, ये विशिष्ट लक्षण नहीं है सजीवों का। ग्रोथ जो है विशिष्ट लक्षण नहीं है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि वृद्धि सजीवों का विशिष्ट लक्षण नहीं है। सजीवों का विशिष्ट लक्षण नहीं है, ठीक है। तो अब आपको ये जानना है कि निर्जीव कैसे वृद्धि करता है और सजीव, है ना। निर्जीव में जो है बाह्य वृद्धि होती है, निर्जीव में बाह्य वृद्धि यानी बाहरी वृद्धि होती है, ठीक है, वो बाहर में ही वृद्धि करता है। और सजीवों में आंतरिक वृद्धि होती है। सजीवों में कैसी वृद्धि होती है? आंतरिक वृद्धि होती है, ठीक है। तो आप देखिए कि पर्वत के टीले, पर्वत की लंबाई और रेत का टीला का लंबाई कैसे बढ़ गया, ठीक है। तो क्या रेत का टीला या पर्वत जो है वो सजीव हुआ? नहीं। तो इसका मतलब हम लोग, इससे यह स्पष्ट होता है कि ग्रोथ जो है वो सजीवों का विशिष्ट लक्षण नहीं है, ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। प्रत्येक स्टेप का आप स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं विशिष्ट लक्षण। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे विशिष्ट लक्षण। विशिष्ट लक्षण किसको कहते हैं, ठीक है। आपके दिमाग में होता होगा कि विशिष्ट लक्षण क्यों आ रहा है बार बार, ठीक है। विशिष्ट लक्षण वे लक्षण जो सिर्फ सजीवों में पाए जाते हैं, वे लक्षण जो सिर्फ सजीवों में पाए जाते हैं, विशिष्ट लक्षण कहलाते हैं। आप इसको लिख सकते हैं, वे लक्षण जो सिर्फ सजीवों में पाए जाते हैं विशिष्ट लक्षण कहलाते हैं, ठीक है। तो ग्रोथ जो है सजीवों का विशिष्ट लक्षण नहीं है, क्योंकि देखिए आप कि पर्वत का टीला और इसके बाद जो है रेत के टीले भी वृद्धि कर रहे थे, ठीक है। इसको हम नीचे में मिटा देते हैं, स्क्रीनशॉट आप ले लिए होंगे। तो विशिष्ट लक्षण जान गए कि विशिष्ट लक्षण किसको कहते हैं? वे लक्षण जो सिर्फ सजीवों में पाए जाते हैं क्या कहलाते हैं? विशिष्ट लक्षण कहलाते हैं। बहुकोशिकीय जीवों में, अपना लोग मानव जो है ये बहुकोशिक जीव है। बहुकोशिकीय जीवों में वृद्धि कोशिका विभाजन द्वारा होती है। बहुकोशिकीय जीवों में वृद्धि कोशिका विभाजन द्वारा होती है, ठीक है। बहुकोशिकीय जीवों में किसके द्वारा वृद्धि होती है? कोशिका विभाजन के द्वारा वृद्धि होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पादपों में यानी पेड़ पौधों में यह वृद्धि जीवन भर होता रहता है। पादपों में यह वृद्धि जीवन भर होता रहता है, ठीक है। पेड़ पौधे जीवन भर कुछ न कुछ उसका डाल उल बढ़ता रहता है, इधर उधर ब्रांच उसका बढ़ता रहता है, ठीक है। तो पादपों में यह वृद्धि जीवन भर होता है, ठीक है। जंतुओं में, मानव, कुत्ता, बिल्ली, ये सब में क्या होता है? जंतुओं में वृद्धि एक निश्चित
एक निश्चित उम्र तक होती है, ठीक है, एक निश्चित उम्र तक, उसके बाद वृद्धि नहीं होता। समझ में आई बात? तो क्या लिखेंगे हम लोग? बहुकोशिकीय जीवों में वृद्धि कोशिका विभाजन द्वारा होती है, पादपों में यह वृद्धि जीवन भर होता है और जंतुओं में यह वृद्धि एक निश्चित उम्र तक होती है। अब एक कोशिकीय जीव के बारे में पढ़ते हैं कि एक कोशिकीय जिसमें एक कोशिका होता है, जैसे अमीबा, युगलिना, पैरामीशियम, ईस्ट, है ना। एक कोशिकीय जीव भी अपनी वृद्धि कोशिका विभाजन के द्वारा ही करते हैं, कोशिका विभाजन के द्वारा करते हैं। ठीक है, एक कोशिकीय जीव भी अपनी वृद्धि कोशिका विभाजन के द्वारा करते हैं। इसको हम खुली आंख से नहीं देख पाते हैं, इसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की ज़रूरी होती है। ठीक है, आप इसको कॉस्ट में लिख सकते हैं कि इसे देखने के लिए किसकी ज़रूरी होती है? इसे देखने के लिए माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है। ठीक है, आई बात समझ में? जैसे हम उदाहरण तभी बोल ही दिए थे, जैसे अमीबा, पैरामीशियम, ठीक है, युगलिना इत्यादि। ठीक है, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देख लीजिए हम क्या लिखे। सबसे पहले विशिष्ट लक्षण, वे लक्षण जो सिर्फ सजीवों में पाए जाते हैं विशिष्ट लक्षण कहलाते हैं। बहुकोशिकीय जीवों में वृद्धि कोशिका विभाजन द्वारा होती है, पादपों में यह वृद्धि जीवन भर होता है, जंतुओं में वृद्धि एक निश्चित उम्र तक होती है। ठीक है, एक कोशिकीय जीव भी अपनी वृद्धि कोशिका विभाजन के द्वारा करते हैं। इसे देखने के लिए माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इसके बाद आगे देखिए। अब चलिए हम लोग पढ़ते हैं जनन, रिप्रोडक्शन। ठीक है, सजीव का पहला लक्षण हम लोग ग्रोथ पढ़े, इसके बाद ग्रोथ हम लोग जान गए कि ग्रोथ जो है सजीव का विशिष्ट लक्षण नहीं है। अब हम लोग जानेंगे क्या रिप्रोडक्शन जो है, जनन जो है, यह सजीव का विशिष्ट लक्षण है? क्या सिर्फ जनन करने से हम उसको सजीव कह सकते हैं? ठीक है, देखिए ध्यान से। तो जनन कहते हैं सभी जीव अपने समान संतान उत्पन्न करते हैं, है ना। सभी जीव अपने समान संतान उत्पन्न करते हैं, जिसे जनन कहा जाता है। जनन दो प्रकार से होता है, एक होता है अलैंगिक जनन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसको आप लोग 10वीं क्लास में पढ़े होंगे। ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो जनन कितना प्रकार हो गया? 2 प्रकार। ठीक है, सभी जीव अपने समान संतान उत्पन्न करते हैं, जिसे जनन कहा जाता है। ठीक है, यह अब देखिए यह कितने प्रकार से होता है? 2 प्रकार से होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब आगे आपको चौंकाने वाली बात हम बता रहे हैं, यह सभी जीवों में नहीं होता है, यह सभी जीवों में नहीं होता है, इसलिए यह सजीवों का विशिष्ट लक्षण नहीं है। अब आप कहेंगे कि सर कैसे सभी जीवों में नहीं होता है? हम लोग तो जानते हैं कि सभी जीवों में क्या होता है, रिप्रोडक्शन होता है, चाहे एसेक्सुअल माध्यम से हो कि सेक्सुअल माध्यम से हो। आप कहते हो कि नहीं, यह सभी जीवों में नहीं होता है, इसलिए यह सजीवों का विशिष्ट लक्षण नहीं है। अब जानिए कि किन किन जीवों में क्या नहीं होता है, रिप्रोडक्शन नहीं होता, इसको जानना है। ठीक है, जैसे देखिए, और एक बात तो ये तो तय है, निर्जीव में नहीं होता है, निर्जीव में भी यह नहीं होता है तो सजीव में होता है, निर्जीव में भी लिख सकते हैं, निर्जीव में भी नहीं होता है। ठीक है, देखिए जनन के बारे में फिर से हम बोलते हैं, जनन सभी जीव अपने समान संतान उत्पन्न करते हैं, जिसे जनन कहा जाता है। जनन 2 प्रकार का होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन।
देखिए यह सभी जीवों में नहीं होता है, इसलिए यह सजीवों का विशिष्ट लक्षण नहीं है, और निर्जीव में भी नहीं होता है। ठीक है, एक कलम जो है मार्कर जो है दूसरा मार्कर पैदा नहीं कर सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कौन कौन जीव है जो अपने समान संतान उत्पन्न नहीं कर पाता है? जैसे देखिए बांझ महिला, कोई महिला है अगर वो अनफर्टिलिटी दर्शाती है, अगर उसमें बांझापन आ गया तो बांझ महिला संतान उत्पन्न नहीं करती है। ठीक है, अब बांझ पुरुष भी वो भी संतान उत्पन्न नहीं कर पाएगा, लेकिन वो जिंदा है कि नहीं है? बांझ महिला, बांझ पुरुष। एक जीव होता है खच्चर, जिसको हम लोग म्यूल कहते हैं, ये भी संतान उत्पन्न नहीं कर पाता है। ठीक है, और इसके बाद कामगार मक्खी सब है ना, कामगार मक्खी। ठीक है, कामगार मक्खी ये भी जो है ये भी रिप्रोडक्शन नहीं कर पाता है। ठीक है, इसके आगे हम भी बांझ लगा देते हैं। ठीक है, तो अब देखिए कोई बांझ महिला, आपके गांव में कोई ऐसी महिलाएं होंगी जिनको कि संतान नहीं है, कोई पुरुष ऐसा है जिसमें कि संतान उत्पन्न करने की क्षमता नहीं है, तो लेकिन वो तो जीवित तो है। कामगार मक्खी, ठीक है, खच्चर, वो अपने समान संतान उत्पन्न नहीं कर पाता है लेकिन जीवित तो है। तो रिप्रोडक्शन जो है सजीवों का विशिष्ट लक्षण नहीं है। जैसे ग्रोथ सजीवों का विशिष्ट लक्षण नहीं था, ठीक उसी प्रकार से ये रिप्रोडक्शन भी सजीवों का विशिष्ट लक्षण नहीं है। चलिए इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके बाद इससे अगला आपको फिर बताते हैं। ठीक है, ये जीवों में लैंगिक जनन तथा एक कोशिकीय जीवों में अलैंगिक जनन होता है। बहुकोशिकीय जीवों में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और क्या कहते हैं कि एक कोशिकीय जीवों में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। जीवाणु व प्रोटोजोआ में विखंडन विधि द्वारा जनन होता है। ठीक है, हाइड्रा तथा ईस्ट में मुकुलन विधि द्वारा जनन होता है। ठीक है, अमीबा में भी विखंडन विधि द्वारा क्या होता है, जनन होता है। तो ये जनन के बारे में आप लोग जानें, और जनन जो है कि सजीवों का विशिष्ट लक्षण नहीं है। ठीक है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आज जीवों का विशिष्ट लक्षण में हम पढ़ेंगे, है ना, जीव द्रव। देखिए जीव द्रव के बारे में पढ़िए। जीव द्रव प्रोटोप्लाज्म, कोशिका के अंदर पाए जाने वाले समस्त द्रव्य को जीव द्रव कहते हैं। कोशिका के अंदर पाए जाने वाले समस्त द्रव को क्या कहते हैं, जीव द्रव कहते हैं। ठीक है, सभी जीव कोशिका से बने होते हैं। जितना जीव है सभी किससे बने होते हैं, कोशिका से बने होते हैं। ठीक है, चाहे वो कुत्ता हो, बिल्ली हो, अमीबा हो, पैरामीशियम हो, जो भी है सभी कोशिका से बने होते हैं। कोशिका के आधार पर जीवों को दो वर्गों में बांटा जा सकता है। एक जो है एक कोशिकीय जीव होता है, दूसरा बहुकोशिकीय जीव होता है। ठीक है, लेकिन कोशिका तो होगा ही। ठीक है, तो सभी जीव कोशिका से बने होते हैं। जीवित जीव की सबसे महत्वपूर्ण लक्षण कोशिका होती है। जीवित जीव की सबसे महत्वपूर्ण लक्षण क्या होती है, कोशिका होती है। जीव द्रव में सभी जैविक क्रियाएं होती है। जीव द्रव में सभी क्या होती है, जैविक क्रियाएं होती है। अब जैविक क्रिया किसको कहते हैं, इसको ठीक से हम लोग समझेंगे। जैविक क्रियाएं जीव द्रव में होने वाले समस्त भौतिक रासायनिक परिवर्तनों एवं जीव द्रव व वातावरण के बीच आदान प्रदान की क्रियाएं जैविक क्रियाएं कहलाती है। क्या कहलाती है, जैविक क्रियाएं कहलाती है। जैविक क्रियाएं जीवों का विशिष्ट लक्षण है। जैविक क्रियाएं जीवों का क्या है, विशिष्ट लक्षण है। ठीक है, अब देखिए आगे हम बढ़ते हैं, इसको हम मिटाते हैं। ठीक है, इसके बाद कोशिका को हम लोग सेल कहते हैं। क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। ठीक है, शरीर की सबसे छोटी या जीवों की सबसे छोटी संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं, कोशिका को कोशिका कहते हैं। तो जीवों की सबसे छोटी संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं, कोशिका कहते हैं। आप लोग क्या कीजिएगा, सबका स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा, ख्याल रखिएगा। ठीक है, अब देखिए जैसे कोई भी, जैसे हम लोग हैं, मानव हैं, सबसे पहले छोटी चीज़ क्या है, कोशिका है। कोशिकाओं के समूह से उत्तक बना है और उत्तक से अंग बना है और अंग से अंग तंत्र बना है।
ठीक है, समझे। कोशिका बना है, उत्तक बना है, अंग बना है, और अंग से क्या बना है, अंग तंत्र बना है। ठीक है, कोशिका, कोशिका से उत्तक, उत्तक से अंग, और अंग से अंग तंत्र। ठीक है, अब कोशिका के आधार पर जीवों का वर्गीकरण देखिए, कोशिका के आधार पर जीवों का वर्गीकरण करते हैं। कोशिका के आधार पर जीवों का वर्गीकरण, कोशिका के आधार पर जीवों को हम दो भाग में बांट सकते हैं, एक प्रोकैरियोटिक और दूसरा यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक, दूसरा क्या, यूकैरियोटिक। तो हम क्या लिखे, कोशिका सेल जीवों की सबसे छोटी संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। कोशिका जीवन की सबसे छोटी इकाई है। कोशिका से उत्तक का निर्माण होता है, उत्तक से अंग बनता है, अंग से अंगतंत्र बनता है। कोशिका के आधार पर जीवों का वर्गीकरण प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, है ना। प्रोकैरियोटिक जो छोटे छोटे जीव होते हैं, है ना, जैसे अमीबा हो गया, जीवाणु हो गया, ये सब प्रोकैरियोटिक के अंतर्गत आता है। यूकैरियोटिक जैसे पेड़ पौधे हो गए, मानव हो गया, कुत्ता बिल्ली हो गया, ये सब हम लोग जो है यूकैरियोटिक के अंदर में आते हैं। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे देखिए। चलिए आगे देखिए, अगला पॉइंट है गति, मूवमेंट, है ना। गति, मूवमेंट, यह जीवों का मुख्य लक्षण है। जंतु भोजन व विभिन्न क्रियाकलापों के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं। पेड़ पौधे में गति कैसे होता है, ब्रांच के द्वारा। ब्रांच जो है गति दर्शाता है पेड़ पौधे में। ठीक है, गति जीवों का मुख्य लक्षण है। जंतु भोजन व विभिन्न क्रियाकलापों के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं। यह जीवों का विशिष्ट लक्षण है। इसको हम लिख सकते हैं, यह सजीवों का विशिष्ट लक्षण है। गति जो है सजीवों का क्या है, विशिष्ट लक्षण है। निर्जीव में गति नहीं होता है, यह सजीवों का विशिष्ट लक्षण है। ठीक है, यह सजीवों का विशिष्ट लक्षण है। अब अगला देखिए, रिस्पायरेशन, है ना, श्वसन। जीव ऊर्जा प्राप्त करने के लिए ऑक्सीजन का प्रयोग करते हैं, है ना। C6H12O6 यानी ग्लूकोज जो है ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब टूटता है तो ऑक्सीजन क्या कहते हैं, जल बनता है, और इसके बाद जो 673 कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न, KCl ऊर्जा उत्पन्न होता है, जिसमें 40% ATP ऊर्जा होता है और 60% ऊष्मा ऊर्जा प्राप्त होता है। ठीक है, रिस्पायरेशन दो प्रकार का होता है, एक होता है वायवीय श्वसन, एक होता है वायवीय श्वसन और दूसरा होता है अवायवीय श्वसन। अवायवीय श्वसन, ठीक है, जिसमें वायु रहेगा, ऑक्सीजन रहता है तो प्लस O2, है ना, ऑक्सीजन प्लस, और जब ऑक्सीजन नहीं रहेगा, है ना, तो माइनस O2। अवायवीय श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में और वायवीय श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। रिस्पायरेशन जो श्वसन है, यह एक उपापचयी क्रिया है। कौन सा क्रिया है, उपापचयी क्रिया है। ठीक ना, इसको उपापचयी क्रिया का कौन सा रूप है, अपचयी रूप है ना, अपचयी क्रिया। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो पोषण में देखिए, पोषण का अंग्रेजी न्यूट्रिशन होता है, पोषण का इंग्लिश न्यूट्रिशन होता है। इसको हम लोग पढ़ते हैं, हमारे शरीर को सामान्य रूप से कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। हम कोई भी काम करेंगे उसके लिए किसकी आवश्यकता होगी, ऊर्जा की आवश्यकता होगी, है ना। और ऊर्जा के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, जिसे हम पोषण कहते हैं। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं। तो कोई भी काम आप कीजिए तो उसके लिए ऊर्जा की आवश्यकता होगी, और ऊर्जा मिलेगा कहाँ से, भोजन से। तो इसी कार्य को हम लोग क्या करते हैं, भोजन को ग्रहण करना ही हमारा क्या कहलाता है, पोषण कहलाता है। तो इसी को हम लिखे हैं कि हमारे शरीर को सामान्य रूप से कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और ऊर्जा के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, जिसे हम पोषण कहते हैं। पोषण के आधार पर जीवों के प्रकार, पोषण के आधार पर जीव को कितने वर्गों में बांटा गया है। तो पोषण के आधार पर जीवों को दो वर्गों में बांटा गया है, एक स्वपोषी, दूसरा परपोषी। एक स्वपोषी और दूसरा परपोषी। सजीवों द्वारा पोषक तत्वों का ग्रहण करना पोषक कहलाता है ना। सजीवों द्वारा पोषक तत्वों का ग्रहण करना क्या कहलाता है, पोषण कहलाता है। अब पोषण के बाद दूसरा पॉइंट है उत्सर्जन। ठीक है, उत्सर्जन का अर्थ होता है परित्याग करना, त्यागना, बाहर निकालना। ठीक है, तो देखिए
शरीर में बनने वाले अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना उत्सर्जन कहलाता है। शरीर में जो अपशिष्ट पदार्थ बनता है, जब हम भोजन करते हैं, भोजन करने के उपरांत जो नहीं पच पाता है जो भोजन, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, अपशिष्ट पदार्थ कहते हैं। और अपशिष्ट पदार्थ को, ठीक है, शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को क्या कहलाता है, उत्सर्जन कहते हैं। क्या कहते हैं, उत्सर्जन कहते हैं। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इससे आगे देखिए, आगे देखिए हम लोग अब उससे आगे पढ़ते हैं जैव विविधता। ठीक है, जैव विविधता को इंग्लिश में बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। जैव विविधता को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। हमारे चारों तरफ विभिन्न प्रकार के जीवों की उपस्थिति को जैव विविधता कहते हैं। हम लोग जिस मंडल में रह रहे हैं, जिस धरातल पर रह रहे हैं, इसके चारों तरफ जो है विभिन्न प्रकार के जीवों की जातियां हैं। ठीक है, तो इनको हम लोग क्या कहते हैं, जैव विविधता कहते हैं। जैव विविधता को इंग्लिश में क्या कहते हैं, बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार अब तक में जो है लगभग 3 करोड़ जीवों की जातियाँ हैं। ठीक है, कितने करोड़ जीवों की जातियाँ हैं, 3 करोड़ जीवों की जातियाँ हैं। ठीक है, जीवों का जो खोज हुआ है लगभग जो है कि 20 लाख जीवों की खोज हुई, जिसमें कि 15 लाख जंतु हैं और 5 लाख पौधे हैं। ठीक है, ये जैव विविधता हो गया। जैव विविधता के इंग्लिश में हम लोग बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। हमारे चारों तरफ विभिन्न प्रकार के जीवों की उपस्थिति को क्या कहते हैं, जैव विविधता कहते हैं। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। वर्गीकी एवं वर्गीकरण है नाम, पॉइंट का क्या नाम है, वर्गीकी एवं वर्गीकरण। इसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं टैक्सोनॉमी एंड सिस्टमेटिक। टैक्सोनॉमी एंड सिस्टमेटिक। ठीक है, टैक्सोनॉमी, वर्गीकी किसको कहते हैं, वर्गीकरण में प्रयोग किए जाने वाले सिद्धांतों एवं विधियों का अध्ययन करना वर्गीकी कहलाता है। वर्गीकरण में प्रयोग किए जाने वाले सिद्धांतों एवं विधियों का अध्ययन करना वर्गीकी कहलाता है। ठीक है, वर्गीकी शब्द किसने दिया था, तो वर्गीकी शब्द डी कंडोलो नाम का वैज्ञानिक था, उन्होंने दिया था। वर्गीकी शब्द किसने दिया था, वर्गीकी शब्द डी कंडोलो नामक वैज्ञानिक ने दिया था। वर्गीकरण विज्ञान, ठीक है, इसको इंग्लिश में हम लोग सिस्टमेटिक कहते हैं। वर्गीकरण विज्ञान, इसके अंतर्गत जीवों के प्रकार एवं विविधता का अध्ययन किया जाता है। इसके अंदर किसका अध्ययन किया जाता है, जीवों के प्रकार एवं विविधता का अध्ययन किया जाता है। साथ ही साथ उनके बीच पाए जाने वाले संबंधों का अध्ययन किया जाता है। साथ ही साथ उनके बीच पाए जाने वाले संबंधों का अध्ययन किया जाता है। सिस्टमेटिक शब्द लैटिन शब्द सिस्टोमा से लिया गया है। सिस्टमेटिक शब्द आपसे पूछेगा कि किससे लिया गया है, तो आपको आराम से बोल देना है कि सिस्टमेटिक शब्द लैटिन शब्द सिस्टोमा से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है जीवों की नियमित व्यवस्था। जिसका अर्थ क्या होता है, जीवों की नियमित व्यवस्था। सिस्टमेटिक शब्द का प्रयोग केरोलस लिनियस ने किया था। एक वैज्ञानिक थे जिसका नाम था केरोलस लिनियस, है ना। यहाँ आप लिख सकते हैं सिस्टमेटिक शब्द का प्रयोग, है ना, वैज्ञानिक का क्या नाम था, केरोलस लिनियस। केरोलस लिनियस का एक प्रसिद्ध बुक था जिसका नाम था सिस्टोमा नेचर। केरोलस लिनियस का बुक था जिसका नाम था सिस्टोमा नेचर। इस सिस्टोमा नेचर में इन्होंने सिस्टमेटिक के बारे में लिखा है, केरोलस लिनियस ने। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इससे आगे हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, अब देखिए वर्गीकरण के मौलिक सिद्धांत। वर्गीकरण के मौलिक सिद्धांत में सबसे पहला है पहचान, यानी आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन के बारे में हम लोग जानेंगे कैसे हम किसी का आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। इनमें जीवों के लाक्षणिक गुणों के अनुसार उनका पहचान करते हैं। जीवों के लाक्षणिक गुणों के अनुसार उनका क्या करते हैं, पहचान करते हैं, ताकि उसको उसी वर्ग में रख सके। वर्गीकी के अनुसार किसी जीव का सही नाम, सही स्थिति को चुनना ही पहचान कहलाता है। आपको पूछेगा कि पहचान किसे कहेंगे, तो वर्गीकी के अनुसार किसी जीव का सही नाम, सही स्थिति को चुनना ही क्या कहलाता है, पहचान कहलाता है। किसी जीव के पहचान हेतु उनके गुणों का अध्ययन किया जाता है। किसी जीव के पहचान हेतु उनके गुणों का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। ठीक है, वर्गीकरण के मौलिक सिद्धांतों सबसे पहला क्या है, पहचान, आइडेंटिफिकेशन। इनमें जीवों के लाक्षणिक गुणों के अनुसार उनका पहचान करते हैं ताकि उसको उसी वर्ग में रख सके। वर्गीकी के अनुसार किसी जीव का सही नाम, सही स्थिति को चुनना ही पहचान कहलाता है। किसी जीव के पहचान हेतु उनके गुणों का अध्ययन किया जाता है। अब किसी जीव का पहचान करने के लिए हमको बायोलॉजी में किस पर ध्यान रखेंगे, बायोलॉजी में अकार्यकी होता है। अकार्यकी बायोलॉजी का शास्त्र है, वो भी विभाग है, डिपार्टमेंट है, हम बताए थे। अकार्यकी या फिर शारीरिकी का मदद लिया जाता है। ठीक है, अकार्यकी या शारीरिकी विज्ञान का क्या लिया जाता है, मदद लिया जाता है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब आगे हम आपको नामकरण बताते हैं।
अब नामकरण में देखिए, नेमिंग में, नेमिंग या फिर और नेमिंग, नामकरण को इंग्लिश में नेमिंग या नोमेनक्लेचर कहते हैं। ठीक है, नोमेनक्लेचर में देखिए किसी जीव को एक विशिष्ट नाम दिया जाता है। जितना भी जीव है सबों का एक विशिष्ट नाम दिया जाता है। नाम के द्वारा ही तो पहचान होता है। ठीक है, अगर किसी का नाम रमेश है तो अगर उस आदमी का नाम रमेश नहीं रहता तो फिर उसको हम पहचानते कैसे। ठीक है, उसी तरह से जितने भी जीव हैं समूह का अलग अलग नोमेनक्लेचर या नामांकरण किया जाता है। ठीक है, तो किसी जीव को एक विशिष्ट नाम दिया जाता है जो पूरे विश्व में उसी नाम से जाना जाता है। पूरे विश्व में किस नाम से जाना जाता है? उसी नाम से जाना जाता है। जैसे आम को मेंजीफेरा इंडिका कहते हैं, आम को मेंजीफेरा इंडिका कहते हैं। अगर भारत में आम का वैज्ञानिक नाम मेंजीफेरा इंडिका होता है तो ऑस्ट्रेलिया में भी वही होगा, रूस में भी वही होगा, फ्रांस में भी वही होगा, दुनिया के तमाम कोने में वही नाम से उसको आम को पुकारा जाएगा। ठीक है, पौधे का नामकरण वास्तविक नाम की अंतर्राष्ट्रीय नियमावली है ना, पौधे का जो नामांकन होता है वो उसका अंतर्राष्ट्रीय नियमावली है जिसका नाम है ICBN। ICBN का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटनिकल नोमेनक्लेचर। इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटनिकल नोमेनक्लेचर, ये ICBN का फुल फॉर्म होता है के आधार पर किया जाता है। ठीक उसी प्रकार से ICZN यानी इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर के द्वारा, ठीक है, के आधार पर जंतुओं का नामकरण किया जाता है। जंतुओं के नामकरण के लिए आपको कोई पूछेगा तो उसके लिए हम लोग को ICZN कहेंगे। ठीक है, और पौधे के लिए आपको पूछेगा तो उसके लिए आप क्या कहेंगे? ICBN। ICBN जिसका मतलब हुआ इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटनिकल नोमेनक्लेचर, और ICZN इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। ठीक, के आधार पर जंतुओं का नामकरण किया जाता है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। का नाम है वैज्ञानिक नाम यानी साइंटिफिक नेम, है ना, वैज्ञानिक नाम या साइंटिफिक नेम। इसको देखिए, सबसे पहले क्या लिखें? द्विनामकरण पद्धति का सर्वप्रथम प्रयोग स्वीडन के वनस्पति वैज्ञानिक केरोलस लिनियस ने किया था। किसने किया था? स्वीडन के वनस्पति वैज्ञानिक का क्या नाम था? केरोलस लिनियस। ठीक है, यहाँ देख लीजिए आप, केरोलस लिनियस ने किया था। इन्होंने अपनी पुस्तक सिस्टोमा नेचुरी में इसका वर्णन किया था। किस पुस्तक में? सिस्टोमा नेचुरी में। ठीक है, पुस्तक का क्या नाम था? सिस्टोमा नेचुरी। इस पद्धति में प्रत्येक जीव के 2 शब्द वाला एक वैज्ञानिक नाम दिया गया था, है ना। प्रत्येक जीव का 2 शब्द वाला एक वैज्ञानिक नाम दिया गया था। इसमें पहला शब्द जीव के वंश का नाम तथा दूसरा शब्द उसके जाति का नाम प्रदर्शित करता है। पहला शब्द वंश का नाम प्रदर्शित करता है तथा दूसरा शब्द उसके जाति का नाम प्रदर्शित करता है। इसमें वंश नाम को जाति या प्रजाति के नाम से पहले लिखते हैं। वंश नाम को जाति या प्रजाति के नाम से पहले लिखते हैं। जैसे बाघ को पैंथरा टाइग्रिस और शेर को पैंथरा लियो कहा जाता है। तो पैंथरा इसका वंश हो गया और टाइग्रिस या लियो जो है उसका प्रजाति हो गया। ठीक है, टाइग्रिस या लियो क्या हो गया? उसका प्रजाति हो गया। चलिए, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इससे आगे आपको हम बताते हैं द्विनामकरण पद्धति के नियम, है ना, रूल्स ऑफ बाय नोमेनक्लेचर। ठीक है, चलिए इसका आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए इसको हम मिटाते हैं। आगे देखिए, नोमिनल नोमेनक्लेचर। ठीक है, इसको ध्यान से देखिए। इसमें जैविक नाम प्रायः लैटिन भाषा में होते हैं जिन्हें तिरछे अक्षरों यानी इटैलिक में लिखते हैं। इटैलिक यानी तिरछे अक्षर। ठीक है, जिसको जैसे तिरछा होता है ना, ठीक है ना, तिरछा अक्षर उसको इटैलिक। जैसे मान लीजिए कि राम लिखना है, इस तरह से तिरछा अक्षर, ठीक है, राम लिखना। तो इसमें जैविक नेम प्रायः लैटिन भाषा में होते हैं जिन्हें तिरछे अक्षरों में लिखते हैं। जैविक नाम में पहला शब्द वंश का नाम होता है जबकि दूसरा शब्द जाति का नाम होता है। पहला शब्द वंश का नाम होता है और दूसरा शब्द किसका नाम होता है? जाति का नाम होता है। ठीक है, वैज्ञानिक नाम जब टाइप करते हैं तो इसे इटैलिक में लिखा जाता है। इसे किस में लिखा जाता है? इटैलिक में लिखा जाता है। कंप्यूटर से या मोबाइल से आप वैज्ञानिक नाम को टाइप करेंगे तो उसे इटैलिक में लिखा जाएगा। ठीक है, और जब हाथ से लिखते हैं तो दोनों शब्दों का रेखांकित करते हैं। क्या करते हैं? दोनों शब्दों का रेखांकित करते हैं, अंडरलाइन करते हैं। ठीक है, पहला अक्षर वंश का नाम बताता है
जिसे बड़े अक्षर से शुरू करते हैं, जबकि दूसरा जाति संकेत में छोटा अक्षर होना चाहिए। जाति संकेत में कौन सा अक्षर होना चाहिए? छोटा अक्षर होना चाहिए। जैसे आपको मेंजीफेरा इंडिका आम का वैज्ञानिक नाम है, इसमें पहला अक्षर एम जो है ये कैपिटल है और इंडिका का जो आई है ये स्मॉल है। ये जो है वंश का नाम बताता है और ये जाति का नाम बताता है। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इससे आगे आपको फिर बता रहे हैं। ठीक है, देखिए आपको हम बता रहे हैं वर्गीकरण। वैसे वर्गीकरण आपको सेकेंड चैप्टर में भी पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा इसमें इसका झलक आपको हम दिखा रहे हैं। वर्गीकरण जिसको क्लासिफिकेशन कहते हैं, जीवों को विभिन्न श्रेणियों में क्रमबद्ध तरीके से बांटने की क्रिया को वर्गीकरण कहते हैं। ठीक है, जीवों को विभिन्न श्रेणियों में क्रमबद्ध तरीके से बांटने की क्रिया को क्या कहते हैं? वर्गीकरण कहते हैं। जीवों को कुल 7 वर्गों में रखा गया। कितने वर्गों में रखा गया बाबू? 7 वर्गों में रखा गया, जिसमें सबसे पहला है जगत, जिसको इंग्लिश में किंगडम कहते हैं, दूसरा संघ जिसको डिवीजन कहते हैं, तीसरा वर्ग जिसको क्लास कहते हैं, चौथा गण जिसको ऑर्डर कहते हैं। तो ये 4 हुआ। 5वां कुल को फैमिली कहते हैं और छठा को वंश कहते हैं जिसको जीनस कहा जाता है, और 7वां जाति। ठीक है, जगत, संघ, वर्ग, गण, कुल, वंश, जाति, इन 7 वर्गों में जीवों को बांटा गया है। जगत, संघ, वर्ग, गण, कुल, वंश और जाति। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इससे थोड़ा सा आगे आपको हम बताते हैं। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इससे आगे हम आपको फिर बता रहे हैं। ठीक है, चलिए मिटाते हैं इसको हम। जाति को इंग्लिश में स्पीसीज कहते हैं। जीवों का वह समूह जिनमें मौलिक समानता होती है उसे जाति या प्रजाति कहते हैं। जीवों का वह समूह जिसमें मौलिक समानता होती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे जाति या प्रजाति कहते हैं। वंश को जीनस कहा जाता है इंग्लिश में, और वंश में 1 से अधिक जाति होते हैं। वंश में 1 से अधिक जाति होते हैं। जाति क्या है? जीवों का वह समूह जिनमें मौलिक समानता होती है उसे जाति या प्रजाति कहते हैं। वंश को जीनस कहा जाता है। वंश में 1 से अधिक जाति होते हैं। जाति वंश के बाद कुल यानी फैमिली, कुल में संबंधित वंश आते हैं। कुल में संबंधित क्या आते हैं? वंश आते हैं। गण को ऑर्डर कहा जाता है। एक गण में 1 से अधिक वंश आते हैं। एक गण में 1 से अधिक वंश आते हैं। गण के बाद क्लास यानी वर्ग में एक वर्ग में 1 से अधिक गण आते हैं। एक वर्ग में 1 से अधिक क्या आते हैं? गण आते हैं। संघ को फाइलम और डिवीजन कहा जाता है। संघ को फाइलम और डिवीजन कहा जाता है। संघ फाइलम शब्द जंतु के लिए प्रयोग होते हैं तथा डिवीजन शब्द पादप के लिए प्रयोग होते हैं। किंगडम में 1 से अधिक संघ आते हैं। किंगडम में क्या आते हैं? 1 से अधिक संघ आते हैं। जीवों को 5 किंगडम में बांटा गया है। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई यानी कवक, और प्लांटी और एनिमिलिया। तो इन 5 को हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, आपका पहला चैप्टर आज यहीं समाप्त होता है। नेक्स्ट चैप्टर जो है आपको बहुत ही जल्द आपके यूट्यूब चैनल VK सर पर डाला जाएगा। और जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगता है तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं।